हेलो एवरीवन, आप सब मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो कल हम बात कर रहे थे जो है विश्व जनसंख्या की वितरण, घनत्व और वृद्धि की। तो कल हमने सबसे पहले 10 सबसे बड़ी जो पॉपुलेटेड कंट्री थी उनको हमने देख लिया कि जहाँ पर पॉल्यूशन जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आपकी पॉपुलेशन बहुत है, उनको हमने देख लिया। और मैंने कहा था कई बार पूछ लेता है कि 5 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बताइए, तो आपको चीन, भारत, संयुक्त अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर आपका निवास करती है और इन सही चीज़ों को देखता है। जनसंख्या का संगठन क्या है, इन सारे संगठन को आपका अच्छे से हम लोग आपका देखते हैं और इनमें अच्छे से बात करते हैं। जनसंख्या का संगठन हमने देख लिया, भौगोलिक वितरण उसके कारक देख लिए, नगरीय फैक्टर हमने देख लिया। अब इकोनॉमिकल आर्थिक कारक में हम लोग आपका पढ़ रहे थे और खनिज और नगरीय इन चीजों को हम लोग देख रहे थे। तो इन सारी चीजों में आपका देखने के बाद हम तीसरी चीज पर आगे बढ़े, जिसका नाम था औद्योगिकरण। कि अगर कहीं पर आपकी इंडस्ट्री आपका सेटअप होती है तो वहाँ किस तरह से लोगों के जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार से प्रभावित होता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम बात कर रहे थे। औद्योगिक पेटी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोगों का आकर्षण करती है। इनमें केवल कारखाने ही श्रमिक ही नहीं, बल्कि परिवहन संचालक, दुकानदार, बैंककर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले होते हैं। जापान के कोबो ओसाका प्रदेश में अनेक औद्योगिक उपस्थिति के कारण ये आपका सघन बसा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। कैसे हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनको छोड़कर चले जाते हैं जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकार लोग विरल जनसंख्या वाले देश में आपका भीड़ भाड़ वाले संस्थानों में चले जाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। क्या आपने प्रदेश में कुछ ऐसे को सोचा है या बात करी है? आइए इसको हम लोग आपका देखते हैं। बात करते हैं जनसंख्या की, और ये तो हो गया आपका जनसंख्या जो वो था। अब हम बात करेंगे मेनली जनसंख्या वृद्धि की, कि किस प्रकार से जनसंख्या आपकी जो वृद्धि है वो हमको देखने के लिए मिली। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र के समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से। ये जो आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है अथवा जनसंख्या में आपका परिवर्तन, मान लीजिए पहले जनसंख्या 100 थी, उसके बाद 120 हो गई, तो ये किसी प्रकार के समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी भी आर्थिक प्रगति और सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सूचक होती है। क्या होती है? इन सभी का आपका सूचक मानी जाती है। ठीक, तो जनसंख्या की मूलभूत अवधारणाएं, कि जनसंख्या की आपका मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं, ये हमको आपका देखना है। समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम 2011 की जनसंख्या को 2011 की जनसंख्या के करोड़ के बस में तब जनसंख्या में वृद्धि की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या है, इसको एक बार लिखिए, फिर आगे बढ़े। यह जनसंख्या में परिवर्तन का जो प्रतिशत को व्यक्त किया जाता है, यह है जनसंख्या में प्रतिशत को आपका व्यक्त किया जाता है, उससे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो ये जनसंख्या का आपका दर है। दर मतलब रेट, रेट का मतलब होता है परसेंटेज, कि जनसंख्या किस परसेंट से बढ़ रही है, 5% के हिसाब से, 2% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, इस तरीके से व्यक्त करते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर हम किससे मापते हैं, आपका ध्यान देना है। तो हम ये वृद्धि दर जो है आपकी हम मापते हैं आपका जन्म दर और आपका मृत्यु दर से, इन दोनों से आपका मापते हैं। ठीक है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है कि जब वृद्धि इक्वल टू
जन्म दर, मृत्यु दर प्लस आप्रवास उत्प्रवास। तो गत दर क्या है, ये तब होती है जब जन्म दर, आपका मृत्यु दर प्लस आप्रवास और उत्प्रवास, यानी कि जन्म लेने और जीने और मरने वाले, आने और जाने वाले, एक स्थान दूसरे स्थान, दूसरे स्थान जाने वाले प्रवास की होती है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी कि जो हमारी डेथ रेट है वो कम होनी चाहिए और जो बर्थ रेट है वो अधिक होनी चाहिए। ऐसे में आपका पॉजिटिव आपकी ग्रोथ होगी, ठीक। और जब अन्य देशों के साथ स्थानीय रूप में उसको प्रवास किया जाए, और इन सब चीजों के लिए आपका प्रवास किया जाए। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, दो या दो से अधिक अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब आपका मृत्यु दर कम हो जाए और लोगों को अन्य देश में प्रवास किया जाए, ठीक। ये हमको आपका, अब देखिए, अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये यहां से परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर के ऑप्शन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपका बनता है। जैसे जनसंख्या की परिवर्तन के घटक, जनसंख्या के परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, 3 फैक्टर हैं। जन्म दर, अधिशोषित बर्थ रेट, CBR, ठीक, जिसे हम क्या करते हैं, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे जीवित बच्चों के रूप में, यानी कि जो प्रति 1000 स्त्री पर कितने जीवित बच्चे जन्मे हैं या उनके द्वारा कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ है उसकी गणना करते हैं। फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अधिशोषित जन्म दर निकालने का क्या फार्मूला है। तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष वर्ष के माध्यम में जनसंख्या इंटू 1000, ये हमें आपका व्यक्त करना है और ये हमें आपका देखना है। इसी के आधार पर हम इसको निकाल, जन्म दर जनसंख्या में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी है। अधिशोषित जन्म दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। कैसी है? मृत्यु दर को मापने की सरल विधि है। अधिशोषित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में के दौरान प्रति 1000 बच्चों के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अधिशोषित जन्म दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अधिशोषित मृत्यु दर किसी, अब बात है अधिशोषित मृत्यु दर, ठीक। तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के माध्यम में अनुपातित जनसंख्या अपॉन 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम प्रति 1000 पे निकालते हैं। तो ये दोनों फार्मूले को आप अच्छे से एक बार कॉपी करें, फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। एक इसको कॉपी कर लीजिए, मैं दूसरे कलर से आपको कर देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए क्या हमको करना है। पहला और दूसरा, इन दोनों को फटाफट कॉपी करें, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ें, ठीक है। तो अधिशोषित जन्म दर वाला सीन इन दोनों को आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मोटे तौर पर मृत्यु दर को किसी क्षेत्र की जननांकीय, यानी कि जो उसका जो आपका डेमोग्राफी है, रचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास को प्रभावित होती है। अब है आपका प्रवास। प्रवास जन्म और मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और घटक है जिसमें जनसंख्या का आकार परावर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह जहां से लोग गमन करते हैं उसको उद्गम, ध्यान रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जहां से, जिस स्थान से, इसको यहां से ऐड करिएगा, जहां से लोग दूसरे स्थान के लिए गमन करते हैं वो क्या हो गया? उद्गम। उद्गम मतलब जहां से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया उद्गम। उद्गम मतलब जहां से उत्पन्न हुआ है, जहां से चले हो, उद्गम स्थान। और ये हो गया आपका गंतव्य स्थान, जहां पर आप पहुंच रहे हो वो आपका गंतव्य स्थान। जैसे मैं आपका देहरादून से आपका दिल्ली गया, तो देहरादून मेरा क्या हो गया? उद्गम स्थल हो गया, और गंतव्य क्या हो गया मेरा? आपका दिल्ली हो गया। तो ये आपको गंतव्य और जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, तो जिस स्थान को हम आपका स्थान पर आगमन करते हैं, यानी कि जहां हम जा रहे होते हैं,
उसको क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थान कहते हैं। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान आपका जनसंख्या की बढ़त को। तो यानी कि जहां पर गंतव्य उद्गम हो रहा है, उद्गम का मतलब जहां से लोग जा रहे हैं, तो ये क्या रहेगा आपका? ये रहेगा माइनस में, वहां निगेटिव है क्योंकि लोग वहां से जा रहे हैं, और जहां को लोग जा रहे हैं वो रहेगा प्लस में। तो गंतव्य और उद्गम, उद्गम माइनस में रहेगा और गंतव्य मतलब वहां लोग जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे लोग देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं, तो गंतव्य कहां हो गया? दिल्ली। तो क्या होगा? दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और कम कहां हो रही है? देहरादून में। तो इसलिए उद्गम कैसा होगा? निगेटिवली। ठीक। प्रवास और मनुष्य संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्रदान करता है, कि जो आपका प्रवास है, मनुष्य और जो रिसोर्सेस है उनके बीच एक बैलेंस बनाता है। ठीक। और निरूपित किया जाता है। प्रवास स्थायी और अस्थायी मौसमी हो सकता है, या गांव से गांव, मैंने कल भी बताया था, प्रवास गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव की ओर हो सकता है। ऐसा नहीं कि लोग शहर से गांव की ओर नहीं जा सकते, नहीं, लोग जा सकते हैं। ये कहीं से भी कहीं की तरफ हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दो अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है? अप्रवासी और उत्प्रवासी। अब ये जो मैं आपको दो चीज बताऊंगा, अप्रवासी और उत्प्रवासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए फॉर एग्जाम, फॉर आपकी आगे स्टडी के लिए। जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, अप्रवासी। जो प्रवासी, जो व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाता है उसको अप्रवासी कहते हैं। आप आज देहरादून थे, कल आप यूएस पहुंच गए, तो आप क्या हो गए? अप्रवासी। आप कल बेंगलोर चले गए, अप्रवासी। कल आप बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, राजस्थान चले गए, जयपुर चले गए, अप्रवासी। अगला है उत्प्रवासी। उत्प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। आप उस स्थान से ही बाहर चले गए, जैसे आप इंडिया से ही बाहर चले गए, तो आपका क्या होगा? उत्प्रवास हो गया। दोनों की डेफिनेशन को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन दोनों की परिभाषा को आप गौर कर अच्छे से इसको लिखिए, फिर हम इस पर बात करने वाले। देख लीजिए, करिए, चलिए, देख लिया वो आपका। आगे बढ़ जाएं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। कैसे करते हैं? उनके पास पैसा आ जाए, इकोनॉमिकल अच्छी हो जाए, सोशल लाइफ अच्छी ले जाए, लोग क्या करते हैं इसके लिए? प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का अगर आपसे पूछे कि रीजन क्या है, तो इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट। आदमी अपनी आर्थिक और सामाजिक ग्रोथ चाहता है, इसलिए वो एक स्थान से आपका दूसरे स्थान वो आपका जाते हैं। ठीक। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आपकी डेफिनेशन ऐसी हैं जो हमको लिखनी चाहिए। प्रतिकस कारक: बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक पिछड़ापन जैसे कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। तो प्रतिकस का मतलब है जहां पर चीजें फेवरेबल ना हो ह्यूमन लाइफ की, जैसे कि अच्छी क्लाइमेट नहीं है, रहन सहन के लिए बहुत लोअर कंडीशंस हैं, पिछड़ापन है, तो ऐसे में लोग कम अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे कहूं कि आपको राजस्थान के चुरू डिस्ट्रिक्ट में जाकर रहना है, क्या आप रहोगे? नहीं, क्योंकि वहां क्या है? वहां सारा प्रतिकर्ष है। और मैं आपसे कहूं अपकर्ष कारक क्या होते हैं? तो काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशा, शांति व स्थापित करने के लिए जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण को गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। यानी कि जहां जा रहे हैं उसको ज्यादा आकर्षण बनाएंगे तुलनात्मक रूप से जिस स्थान से आप जा रहे हैं। ठीक। ये आपको देखना है और ये आपको बात। ठीक। क्या आप जानते हैं कि पिछले 500 वर्ष में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ गई है? अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। पृथ्वी पर लगभग 8 करोड़ लोगों को बेहतर जनसंख्या में जुड़ा। ठीक। ये आप इसमें देख सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण: जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, भविष्य की जनसंख्या का आपका पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। सिद्धांतों को हम बताते हैं कि जैसे हमें ग्रामीण, आपका खेतीहार, अशिक्षित, अवस्थित उन्नति करके नागरिक औद्योगिक साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च और निम्न वायु उच्च उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर,
पर परावर्तित होती है। ये परिवर्तन आवश्यकताओं और जिन्हें सामूहिक रूप से जनचक्र के रूप में जाना जाता है, ठीक, इन पर आपका हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रामीण खेतीहार, जननांग संक्रमण, नगरीय औद्योगिकरण, इसमें हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से ये सारा जो अपकर्षण उत्कर्षण होता है, अपकर्ष है, इनकी सारी चीजें हमको बड़े अच्छे से दशाएं जो है क्लियर जो है हो जाए। तो एक बार आप सारा देख लीजिए, इसमें किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो जनसंख्या संक्रमण जो है, डेमोग्राफी, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और डेमोग्राफी को हम लोग कल देखेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका डेमोग्राफी। इसी में जनसंख्या क्या होता है, संक्रमण कैसे होती है, जनसंख्या घटती कब है, बढ़ती कब है, इसको परसेंटेज के रूप में हम देखेंगे। तो इतना आई होप कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो एक बार पूरे चैप्टर में अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, पूरा देख लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक बार कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घर जाके एक बार पूरे चैप्टर को देख लीजिए। किसी को डाउट कोई क्वेरी बनती है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।